सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 27 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस विषय बिंदु का शीर्षक है अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्थाएं। इसके अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित भू राजस्व की इस प्रक्रम को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का है वो प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत सबसे पहले हमारा जिस बिंदु पर फोकस रहेगा वो बिंदु है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का पूरा अभ्यास। अर्थात इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को बड़े पैमाने पर औपचारिक रूप से लागू करने से पहले इसका रिहर्सल है वो किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों और लंदन में बैठे हुए उच्च ब्रिटिश अधिकारियों को समर्थन प्राप्त किया गया, इस व्यवस्था की कौन सी ऐसी विशेषताएं थी या उस व्यवस्था को प्रारंभिक तौर पर भारत में किस प्रकार से लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के रिहर्सल की बात है वो हम प्रथम बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा जब औपचारिक रूप से इस व्यवस्था को लागू किया गया तो उसने किस प्रकार के प्रावधानों को अपनाया, उस व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया जाना था और वह व्यवस्था किस प्रकार से लागू हुई, इसकी व्यापक पड़ताल है हम दूसरे बिंदु के अंतर्गत करेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की और इसके प्रभावों की, अलग अलग लोगों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, चाहे किसानों के संदर्भ में बात करें, चाहे सरकार के संदर्भ में बात करें या अन्य हितधारकों को इस व्यवस्था ने किस प्रकार से प्रभावित किया। चौथे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी बंबई में इस व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया गया। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे मद्रास यातना आयोग की रिपोर्ट जो कि 1855 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें कौन कौन से प्रावधान थे और वो किन मुद्दों को लेकर के उसने अपनी रिपोर्ट है वो प्रकाशित की। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम इसे समझने का प्रयास है वो करेंगे। छठे बिंदु के अंतर्गत हम रैयतवाड़ी व्यवस्था के ओवरऑल उसको हम किस रूप में देख सकते हैं, अगर हमें उसका मूल्यांकन करना पड़े भारतीय परिस्थितियों में तो हम उस व्यवस्था को किस नज़रिए से देख सकते हैं, किस दृष्टि से देख सकते हैं और उसके बारे में हमारा किस प्रकार का एक विशेष दृष्टिकोण है वो होना चाहिए। सातवें बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी परीक्षा केंद्रित दृष्टि पर। अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्थाओं की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अंग्रेजी भू राजस्व व्यवस्थाएं भारत में प्रारंभिक ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में साम्राज्य स्थापित हुआ था तो ये एक प्रकार से धन कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया थी। इसके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की मांग है वो लगान की वसूली के माध्यम से कर सकते थे और ऐसा करना उनके लिए आवश्यक था क्योंकि उस समय जितने भी भारत के राज्य थे या क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उनकी आय का प्रमुख आधार और अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार और कृषि था। कृषि से प्राप्त होने वाला लगान से ही कृषि से प्राप्त होने वाला लगान ही राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है वो माना जाता था। और भारत में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित करने की प्रक्रिया को आरंभ किया और कुछ क्षेत्रों का उन्होंने प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिग्रहण किया तो उन क्षेत्रों में उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए अलग अलग सेटलमेंट वो लेकर के आए। उनका यहाँ पर प्रारंभिक उद्देश्य और अहम उद्देश्य सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन करना था और उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन भारत में किस प्रकार से हो सकता था, वो हो सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से लगान की वसूली की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि से मालगुजारी की वसूली की जाए। तो अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में बहु राजस्व व्यवस्था से संबंधित अलग अलग व्यवस्थाएं अपनाई देश काल की परिस्थितियों के अनुसार। जब सबसे पहले जिस व्यवस्था को लेकर के आए वो व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, जिसकी हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में चर्चा की। उसके बाद वो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर के आए और अंत में आई महलवाड़ी व्यवस्था। तो आज का हमारा पूरा का पूरा वो व्याख्यान है वो केंद्रित है इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था पर, जिसको हम इन 6 बिंदुओं के माध्यम से एक भली प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में हम एक पूरी समग्र दृष्टि है वो विकसित करेंगे कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था इसको इनिशियल स्टेज पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस प्रकार से लागू किया गया। बाद में थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने बम्बई प्रेसिडेंसी के संदर्भ में इसकी किस प्रकार से वकालत की, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के कौन से प्रावधान थे, इसने विभिन्न हितधारकों पर किस प्रकार से अलग अलग प्रभाव डाला और मद्रास यातना आयोग की रिपोर्ट में क्या कुछ था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम समग्र रूप से किस प्रकार से देख सकते हैं, इसको हम इन छह बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था पर केंद्रित है, जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का पूर्व अभ्यास
क्या था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने की पृष्ठभूमि और पूर्वाभ्यास की जब हम बात करें तो हमारे लिए कुछ बातों को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि 1790 ईस्वी की में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के बारे में एक बड़े स्तर पर विचार विमर्श चल रहा था। उस समय बंबई प्रेसिडेंसी के इलाकों में, हालांकि वो बंबई प्रेसिडेंसी औपचारिक रूप से 1801 ईस्वी में अस्तित्व में आती है, लेकिन बंबई से सटे हुए जिन क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण हो गया था, उन क्षेत्रों में भू राजस्व वसूली से संबंधित कोई प्रबंधन है वो किया जाना था। लेकिन जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पर व्यापक विचार विमर्श चल रहा था, बंगाल में एक नए प्रकार के सेटलमेंट को यानी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू करने के लिए एक व्यापक स्तर पर गहन मंथन चल रहा था। उस दिशा में प्रयास किए जा रहे थे, उस दिशा में आपसी सहमति बनाने के प्रयास चल रहे थे। उसी समय मद्रास में सब कुछ अस्त व्यस्त था। मद्रास में ना तो कोई निश्चित लगान वसूली की कोई प्रक्रिया है वो तय हो पाई थी, ना कोई वहाँ पर निश्चित प्रशासन था। तो मद्रास उस समय सब कुछ अस्त व्यस्त की स्थिति में था, इसलिए किसी निश्चित लगान वसूली की व्यवस्था की लागू करना वहाँ पर संभव नहीं था। उसी संदर्भ में वहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित अलग अलग इलाकों में अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया गया, और उन्हीं में से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, कुछ इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, अगर मैं मद्रास प्रेसिडेंसी के संदर्भ में बात करूं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास के 12 महल, जिसे हम कुछ किताबों में कहीं कहीं जिक्र है कि बड़ा महल जिले में, इसे सबसे पहले 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया गया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1790 ईस्वी के दशक में, या मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित 12 महल जिले में, या हम जिसे कहें बड़ा महल के क्षेत्र में, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। उस समय पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी के अलग अलग क्षेत्रों में लगान की वसूली से संबंधित अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनको लागू किया जा रहा था, और ये देखा जा रहा था कि उसमें से कौन सी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के संदर्भ में व्यवहारिक है वो साबित होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान की राशि उसके माध्यम से अंग्रेजों को मिल सकती है। तो एक बड़े स्तर पर अलग अलग भूमि राजस्व के बंदोबस्त अलग अलग इलाकों में लागू थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, और उन्हीं में से बड़ा महल जिले में भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वहाँ पर सबसे पहले भू राजस्व वसूली की जो व्यवस्था एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू की गई वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। शुरुआत में इस मद्रास प्रेसिडेंसी के बड़ा महल जिले में जो रैयतवाड़ी का जो सेटलमेंट किया गया वो 3 से 10 वर्षों के लिए किया गया था। लेकिन इसी के साथ एक और बात थी, क्योंकि उस समय चाहे मद्रास के क्षेत्र हो या बंबई में ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके हो, उन सबका एक प्रकार से जो प्रशासनिक नियंत्रण है या महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने का अधिकार है वो बंगाल में गवर्नर जनरल को दे रखा था। और उस समय तत्कालिक बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जब स्थायी बंदोबस्त के सेटलमेंट को लागू किया गया तो उस समय तत्कालीन राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर और उस समय चार्ल्स ग्रांट हैं, उनमें एक आपसी सहमति बना करके स्थायी बंदोबस्त की इस व्यवस्था को अपनाया गया। और न केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अपितु तत्कालीन राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर, और इसके अलावा चार्ल्स ग्रांट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट और तत्कालिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डंडास है, इनकी भी आपसी सहमति है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में ले ली गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शोर ने रैयतवाड़ी जो स्थायी बंदोबस्त के बारे में उन्होंने सहमति ले ली थी, और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को जब उन्होंने पूरी तरह से लागू कर दिया तो उन्होंने इस तरह का मत प्रचारित किया कि हमने एक अच्छा सेटलमेंट है वो किया है, और स्थायी बंदोबस्त से अच्छा लगान वसूली का कोई दूसरा सेटलमेंट है वो नहीं हो सकता। तो इन्होंने बड़ी जोर शोर से उसका प्रचारित किया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तो ये भी कह दिया कि मैं इस स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से एक ऐतिहासिक कार्य करके है वो लंदन जा रहा हूँ, और इसके बाद से अंग्रेजों की आय पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी और भू राजस्व वसूली से संबंधित अन्य किसी व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो इंग्लैंड चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। उसके बाद में जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं वो आते हैं सर जॉन शोर।
आप यहाँ पर ये याद रखिए कि सर जॉन सॉर वही थे जब स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ आपसी सहमति से लागू किया गया था। उस समय सर जॉन सॉर उस समय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब सर जॉन सॉर की भी सहमति उस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में थी। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू होने के बाद में सर जॉन सॉर जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने भी इस स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था को सबसे अच्छा लगान वसूली का एक उपाय के रूप में अपनाने का प्रयास है वो किया, और उन्होंने इसका जोर शोर से समर्थन भी किया। बाद में लॉर्ड वेलेस्ली है वो भी सर जॉन सॉर और लॉर्ड कॉर्नवालिस की विचारधारा से साम्यता रखते थे, और सर जॉन सॉर ने समर्थन किया स्थायी बंदोबस्त का, और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा भी समर्थन किया गया। और जब सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली को यह पता लगा कि मद्रास में भू राजस्व वसूली के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर में रैतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित अधिकारियों को कि आप यहाँ पर भू राजस्व की वसूली के लिए यहाँ पर भी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को ही अपनाएं, क्योंकि उनकी दृष्टि में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से अच्छा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन चूंकि मद्रास के इलाकों में जो उस समय जो टॉमस मुनरो है वो अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, बड़ा महल जिले में भू राजस्व की वसूली का सबसे अच्छा उपाय है वो रैतवाड़ी व्यवस्था है। और टॉमस मुनरो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो रैतवाड़ी की व्यवस्था है वो भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल है, और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से अंग्रेजों के राजस्व को दीर्घकालिक रूप से हानि होगी। तो कुछ तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल और मद्रास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी है उनके बीच में इस भू राजस्व सेटलमेंट की व्यवस्था को लागू करने के लेकर एक प्रकार का मतभेद पैदा होता है। टॉमस मुनरो जहां रैतवाड़ी व्यवस्था के साथ जाने के पक्ष में था, वहीं सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली है वो ये चाहते थे कि स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्थाओं को भी अन्य ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो उस व्यवस्था के पक्के समर्थक थे। लेकिन स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था के दुष्परिणाम है वो तुरंत ही सामने आ जाते हैं। तो बाद में कुछ थोड़ी सी उलझन रहती है, और 1807 ईस्वी तक, जब तक टॉमस मुनरो भारत में मद्रास में कंपनी के अधिकारी रहते हैं, तब तक वो बड़ा महल जिले में तो इस रैतवाड़ी व्यवस्था को अपनाए रखते हैं। लेकिन जब बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से बहुत बड़ा दबाव डाला जाता है, तो लंदन में बैठे हुए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्होंने एक बीच का रास्ता निकालते हुए मद्रास में कंपनी के अधिकारियों से ये कहा कि कुछ समय के लिए जो भू राजस्व वसूली से संबंधित या लगान वसूली से संबंधित जो रैतवाड़ी व्यवस्था है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। उसी समय क्या होता है कि 1807 ईस्वी में टॉमस मुनरो है वो लंदन चले जाते हैं, और टॉमस मुनरो के लंदन चले जाने के बाद में चूंकि रैतवाड़ी व्यवस्था का कोई इतना बड़ा समर्थक नहीं रह गया था कि जो कि बंगाल में कंपनी के अधिकारियों की बातों की अवहेलना करता, तो इसी के साथ जो 1792 से और 1807 ईस्वी के बीच में रैतवाड़ी व्यवस्था है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केवल मद्रास प्रेसिडेंसी के बड़ा महल जिले में लागू रहती है, और टॉमस मुनरो के लंदन लौट जाने के बाद में उस व्यवस्था का एक प्रकार से मद्रास से विलोपन हो जाता है, अर्थात उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है, उसको स्थगित कर दिया जाता है। मद्रास के अधिकारी है वो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे सिर्फ, और वो चाहते थे कि मद्रास में क्योंकि इस तरह के बड़े जमींदार नहीं है और स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से अंग्रेजों को दीर्घकालीन लगान है उसकी हानि होगी, और इसमें ऐसे जो लोगों को खेती से जोड़ दिया गया है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में जिनकी कृषि की उत्पादकता में कोई रुचि नहीं है और वो शहरों में जाकर के ऐसो आराम का जीवन और विलासिता का जीवन जी रहे हैं, और हमने ऐसे लोगों को लगान वसूली का अधिकार दे दिया, ऐसे लोगों को भूमि का मालिक बना दिया जिनका जमीन की उत्पादकता से कोई संबंध नहीं है। ऐसा मानना था उस समय टॉमस मुनरो के अधीन मद्रास में रहने वाले कंपनी के अधिकारियों का। लेकिन चूंकि उस समय ज़्यादा प्रधानता में, ज़्यादा सर्वोपरिता में बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, क्योंकि बंगाल वही केंद्र था जहाँ पर गवर्नर जनरल है जहाँ से रह करके पूरे ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों का प्रशासनिक व्यवस्था संभाले हुए था। तो टॉमस मुनरो के लंदन चले जाने के पश्चात में कुछ समय के लिए इस व्यवस्था पर एक प्रकार से स्थगन है वो प्राप्त हो गया। लेकिन चूंकि मद्रास की परिस्थितियों में स्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व व्यवस्था के सेटलमेंट को नहीं लागू किया जा सकता, इसके पीछे ये कारण था क्योंकि बंगाल जैसे बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो मद्रास में उपलब्ध नहीं थे जिससे उस प्रकार का सेटलमेंट है वो किया जा सके।
दूसरा, मद्रास की जो परिस्थितियां हैं वो भी इसके अनुकूल नहीं थे कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि मद्रास में जो तात्कालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो स्वयं भी इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि मद्रास में जो कंपनी के ज्यादातर अधिकारी थे मद्रास में, वो स्कॉटिश प्रवृत्ति के अधिकारी थे। और स्कॉटिश प्रवृत्ति के अधिकारी कभी भी ऐसे वर्ग को जमीन से नहीं जोड़ना चाहते थे जिनकी जमीन की उत्पादकता में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं हो, अर्थात वो जमींदारों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो इसी को लेकर के मद्रास में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के खिलाफ में एक मत था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल, जैसे मैंने कहा सर जॉन सॉल, लॉर्ड वेलेस्ली, इस बात पर अड़े हुए थे कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को ही जिस तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया उसी प्रकार शेष भारत के ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में लागू कर दिया जाए। तो एक एक्सपेरिमेंट जरूर हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के संदर्भ में। तो हम जब भी एग्जाम में ये बात की जाए कि 1792 ईस्वी में सबसे पहले बड़ा महल जिले में केवल एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त के लेकर के क्या क्लैश था, इसकी हमने यहाँ पर पड़ताल की है। अब हम रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे बिंदु पर फोकस करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि टॉमस मुनरो वापिस 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनकर के लंदन से भारत आ जाते हैं और 1820 से 1827 ईस्वी तक वो मद्रास के गवर्नर के पद पर रहते हैं। टॉमस मुनरो जिस काम पर पहले दृढ़ थे, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास के प्रेसिडेंसी से संबंधित इलाकों में। अब जब हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कौन कौन से इलाके आते हैं, तो अधिकांश दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो टॉमस मुनरो जब 1820 ईस्वी में वो लौट आया और उस समय कुछ माहौल है वो अलग प्रकार का था। वो माहौल ये था क्योंकि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है वो हो रही थी और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में पूंजी निवेश करने के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता थी और भारत से ये ज़्यादा धन ज़्यादा से ज़्यादा लगान की वसूली के माध्यम से प्राप्त हो सकता था। लेकिन स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में तो लगान की राशि हमेशा हमेशा के लिए तय कर दी गई थी, चाहे भूमि से कितना ही उत्पादन हो, चाहे जमींदारों को कितना ही लगान है वो उनको मिले, लेकिन वो तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार को, भारत में कंपनी सरकार को सिर्फ उतना ही लगान अदा करते थे जितना तय कर दिया गया था। तो उसमें किसी भी प्रकार के भविष्य में ईस्ट इंडिया कंपनी उस हिस्से में मांग नहीं कर सकती थी। तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था है उसके दोष है वो पूरी तरह से उजागर हो चुके थे और परंपरागत जमींदार जिनको स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था से जोड़ा जा चुका था वो पूरी तरह से उनका स्थान अनुपस्थित जमींदारों ने ले लिया। वो जमींदार वो थे जो धनिक लोग थे, सौदागर और साहूकार है, उन्होंने इस नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया और जमींदारों ने भी किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया और जब कभी उन्होंने किसानों से ज़्यादा लगान वसूल किया तो उस ज़्यादा लगान को उन्होंने अपने पास रखा, खेती की उत्पादकता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वो बंगाल के संदर्भ में पूरी तरह फेल हो चुकी थी। तो मद्रास में तो उसको लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था और वो भी उस परिस्थिति में जब पहले से पहले दौर में अर्थात 1801 से 7 ईस्वी में टॉमस मुनरो इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के खिलाफ में काफ़ी मत है वो दे चुका था और रैयतवाड़ी व्यवस्था का वो प्रबल समर्थक था। तो चूंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के दोष उजागर हो चुके थे और टॉमस मुनरो है वो अब मद्रास का गवर्नर बनकर के आ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में बैठे हुए अधिकारियों को उन्होंने एक प्रकार से अच्छे प्रकार से टॉमस मुनरो ने कन्विंस कर दिया। उन्होंने कहा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की सफलता आप सभी के सामने है कि किस प्रकार से सफल हुई है। इसके कारण से ब्रिटिश सरकार को जब धन की आवश्यकता है तो लगान के रूप में हम ज़्यादा राशि की वसूली नहीं कर सकते क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है कि ये लगान की राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई है। अब हम ब्रिटिश शासित भारत के अन्य क्षेत्रों पर लगान की राशि को इस प्रकार से निर्धारित करें, लगान वसूली का एक ऐसा प्रक्रम सेट करें जिससे समय समय पर अगर उत्पादकता में वृद्धि होती है तो हम अपनी लगान की राशि की मांग को बढ़ा सकते हैं और उसको लगान के रूप में वसूल कर सकते हैं। इससे जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के लिए जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता है वो लगान के माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी उसका हम वहाँ पर निवेश कर सकते हैं औद्योगिक क्रांति को गति देने के लिए। तो टॉमस मुनरो ने इस प्रकार से कंपनी के लंदन में बैठे हुए अधिकारियों और तत्कालिक ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि मद्रास की परिस्थितियों के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो सबसे माकूल व्यवस्था है और इससे ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त धन की भी प्राप्ति होगी, लगान के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी और इस धन के माध्यम से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को गति दी जा सकती है। तो 1820 ईस्वी में बड़ा संयोग रहता है। इस समय देखिए 1820 ईस्वी में क्या होता है
कि उस समय बंबई में नया भू राजस्व सेटलमेंट किया जाना था और मद्रास में भी भू राजस्व सेटलमेंट है वो किया जाना था, क्योंकि बंबई और मद्रास में दोनों जगह बड़े प्रयोग चल रहे थे भूमि राजस्व सेटलमेंट की व्यवस्था को तय करने को लेकर, यानी लगान वसूली के लिए किस व्यवस्था को अपनाया जाए। तरह तरह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो उनको एक सूत्रबद्ध करने के लिए लंदन में बैठे हुए कंपनी के अधिकारियों से इस प्रकार के संदेश दिए गए, मद्रास में कंपनी के अधिकारियों को और बंबई में कंपनी के अधिकारियों को। उसी समय संयोग क्या होता है कि दो समान विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, उसमें एक को मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनकर के आते हैं 1820 से 27 में, और उसी समय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन है वो मुंबई के गवर्नर बनकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों एक ही विचारधारा में विश्वास रखते थे, एक ही प्रकार के स्कॉटिश प्रवृत्ति वाले ये अधिकारी थे। स्कॉटिश प्रवृत्ति की जब हम बात करते हैं तो स्कॉटिश प्रवृत्ति है वो खेती के संदर्भ में किसी ऐसे व्यक्ति को खेती के साथ जोड़ने की विरोधी है जिसका खेती की उत्पादकता में कोई योगदान नहीं है, और जो वास्तव में खेती करता है उसी को भूमि का मालिक बनाए जाने की ये बात है वो करती है स्कॉटिश प्रवृत्ति। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था में हमने देखा कि जमींदार है वो गैर उत्पादक वर्ग था, लेकिन उसको भूमि का मालिक बना दिया गया, और जो भूमि का वास्तविक मालिक था, जो भूमि को जोतता था किसान, उसको एक तरह से बटाईदार बना दिया गया। तो स्कॉटलैंड में कृषि के संदर्भ में इस प्रकार की एक सोच थी, एक दृष्टि थी कि भूमि का मालिक, भूमि का वास्तविक अधिकारी उसी को बनाया जाए जो भूमि की उत्पादकता में योगदान देता है, जो भूमि की काश्त करता है, भूमि की खेती करता है। ऐसे वर्ग को भूमि के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए जो नॉन प्रोडक्टिव है, यानी वो बिचौलिए और जमींदार वर्ग को भूमि का मालिक बनाए जाने के खिलाफ था। अब भूमि का मालिक बनाए जाने के खिलाफ था, दोनों स्कॉटिश प्रवृत्ति की इसी सोच के अधिकारी थे, और वो इसलिए उनके दिमाग में पूरा ये बन चुका था कि बंबई और मद्रास में हमें कम से कम इस स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के साथ हम आगे नहीं बढ़ सके। और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जिस प्रकार के दोस्त थे उनको उनके समक्ष प्रस्तुत किया ब्रिटिश अधिकारियों के सामने, और उनको अच्छी तरह से कन्विंस कर लिया कि बंबई और मद्रास में हम रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मद्रास की और बंबई की परिस्थितियों के सर्वाधिक माकूल व्यवस्था है, क्योंकि एक तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान की वसूली के लिए एक समझौता किया जाना था। किसान वो था जो वास्तव में जमीन का वास्तविक उत्पादक था, और इसके माध्यम से जमींदारों और बिचौलियों को समाप्त करने का भी प्रावधान था। तो स्कॉटिश प्रवृत्ति वाले इन्हीं अधिकारियों ने, मैं कहूँ कि 1820 में थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित क्षेत्रों में उन्होंने किस व्यवस्था को लागू किया, उन्होंने जिस व्यवस्था को लागू किया उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने बंबई में 1822 ईस्वी में इस व्यवस्था को कुछ संशोधनों के साथ है वो लागू किया, क्योंकि बंबई की स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन किया और मद्रास में जिस प्रकार से इस व्यवस्था को लागू किया था और कुछ इनिशियल जो त्रुटियां रह गई थी, जो खामियां रही थी, उनसे सबक लेते हुए माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने 1822 में बंबई में अच्छी प्रकार से इसका अध्ययन करके इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू है वो किया। इसके अलावा जो थॉमस मुनरो और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन दोनों जो ये अधिकारी थे वो डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत से प्रभावित थे और बेंथम के उपयोगितावाद से भी प्रभावित थे। और डेविड रिकार्डो एक बहुत बड़े, मैं कहूँ कि एक अर्थशास्त्री थे, वो भी स्कॉटलैंड के थे, यानी ब्रिटेन में जो स्कॉटलैंड का जो हिस्सा है उसके एक बहुत बड़े अधिकारी थे, एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भूमि प्रबंधन के संदर्भ में लगान वसूली के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। तो डेविड रिकार्डो भी उसी स्कॉटिश प्रवृत्ति की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले अधिकारी थे। और डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत ये कहता है, चूंकि भूमि से जो एक्चुअल में जो लगान क्या है, उन्होंने बताया कि लगान क्या है। उन्होंने कहा कि किसान जो भूमि पर खेती करता है उससे जो उत्पादन होता है वो तो खेती का वास्तविक मूल्य हो गया। अब इस खेती के वास्तविक मूल्य में से किसान की लागत को घटा दिया जाए और किसान की जो मजदूरी है उन दोनों को घटा दिया जाए। उसके बाद में जो अतिरिक्त अधिशेष बचता है उस अतिरिक्त अधिशेष में से ही राज्य है लगान के रूप में दावा कर सकता है। तो ये, और वो ये कहता था कि बिचौली और जमींदार जैसे वर्ग का खेती से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो इनको जबरदस्ती आप उनको मालिक बना रहे हो, इनको जबरदस्ती आप हिस्सा दे रहे हो, जबकि ये नॉन प्रोडक्टिव वर्क है। इन नॉन प्रोडक्टिव वर्क को खेती के कार्यों से अलग रखा जाना चाहिए। तो डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, उसी ने स्कॉटिश प्रवृत्ति की विचारधारा का एक प्रकार से बीजारोपण किया था और उसी ने ये कहा था कि सरकार को
किसानों के साथ है प्रत्यक्ष लगान की वसूली की व्यवस्था पर जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसान और सरकार के बीच में कोई तीसरा मीडिएटर नहीं होगा तो दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत और बेंथम की उपयोगितावाद से प्रभावित थे टॉमस मुनरो और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो दोनों ने रैयतवाड़ी की इस व्यवस्था को सबसे पहले 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बड़े पैमाने पर औपचारिक रूप से आधिकारिक तौर पर इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और बाद में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इसे बंबई में लागू किया। अब हम बात कर लेते हैं कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या थे। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान या विशेषताओं की बात करूं तो इसमें पंजीकृत जो किसानों को भूस्वामी मान लिया गया, अर्थात इसमें जमींदारों का एक प्रकार से पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। अर्थात उस तरह से उन्मूलन नहीं किया गया, लेकिन जमींदारों को जमीन का मालिक मानने की प्रथा से बचा गया। इसमें किसान को जमीन का मालिक माना गया, जिस जमीन को वो जोतता था उस जमीन पर उसका स्वामित्व है वो निर्धारित किया गया। किसान को अपनी जमीन की खरीद भी कर सकता था और बिक्री भी कर सकता था, अर्थात इस व्यवस्था में भी जमीन को एक निजी वस्तु बना दिया गया, एक कमोडिटी के रूप में चेंज कर दिया। जब मैं कमोडिटी की बात कर रहा हूं तो कमोडिटी का मतलब, जिसे कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं, कमोडिटी का मतलब एक ऐसे आइटम से है जिसकी हम खरीद सकते हैं, जिसको बेच सकते हैं, यानी मार्केट में जिसका कुछ मूल्य है वो निर्धारित किया जा सकता है। तो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी जमीन को खरीद बिक्री का अधिकार दे दिया, अर्थात उसको निजी संपत्ति बना दिया गया, उसको एक कमोडिटी का दर्जा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने दे दिया। दूसरा, इसमें भू राजस्व की राशि का निर्धारण कुछ क्षेत्रों में 10 सालों के लिए किया गया और कहीं पर 40 सालों के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में जो भू राजस्व का निर्धारण है वो स्थायी नहीं किया गया, यानी हमेशा हमेशा के लिए स्थायी नहीं किया गया, क्योंकि अगर हमेशा हमेशा के लिए स्थायी कर दोगे तो बढ़ी हुई लगान की राशि में से फिर आप कुछ अतिरिक्त राशि मांगने का जो दावा है, वैध अधिकार है, वो खो बैठते हो। तो इसमें भू राजस्व की राशि का निर्धारण अस्थायी रूप से 10 से 40 वर्षों के लिए किया गया। लगान की राशि ज्यादा से ज्यादा तय की गई। उपजाऊ भूमि पर उत्पादन का 3/5 भाग, 3/5 भाग का कहें तो उपजाऊ भूमि पर उत्पादन का यानी 60% और शुष्क और बंजर भूमि पर उत्पादन का 50% भाग है वो लगान के रूप में देना था। इसके अलावा बागवानी फसलों पर और नकदी फसलों पर अलग प्रकार से भू राजस्व की दर है वो यहाँ पर रखी गई। 1822 में किसानों के हित के लिए भू राजस्व की राशि को थोड़ा सा कम किया गया और उन्होंने कहा कि उत्पादन के मूल्य का 50% है वो लागू किया जाएगा। लेकिन 1822 की इस व्यवस्था की जो घोषणा की गई थी कि शुरू में 60 से 70% जितनी उत्पादन होगा उसका लगान के रूप में किसानों को देना पड़ेगा, तो ये लगान की राशि बहुत ज़्यादा थी। तो 1822 ईस्वी में सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि आगे से 50% है वो उत्पादन मूल्य की राशि है वो लगान के रूप में ली जाएगी। लेकिन इस 1822 ईस्वी की इस योजना को कभी है वो लागू नहीं है, वो किया गया। जब हम बात करते हैं कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था, तो हमने पहले ही इसकी व्यापक पड़ताल की है। इसमें सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में रैयतों को सुरक्षा नहीं मिली थी, रैयतों का जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। तो उस समय स्कॉटिश प्रवृत्ति वाले की विचारधारा का भी बड़ा था, डेविड रिकार्डो की लगान सिद्धांत का भी प्रभाव था और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का भी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था पर प्रभाव था। और उसी को संदर्भ में टॉमस मुनरो और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इसे लागू किया। इसके लिए जो तर्क दिया गया वो दिया गया कि इससे रैयतों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित होगी, रैयतों को जमीन का मालिक मान लिया जाएगा, इससे रैयत है उसको खेती के उत्पादन करने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन है वो मिलेगा और खेती की उत्पादकता में वृद्धि होगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी तो हम बढ़ी हुई लगान की राशि में मांग कर सकते हैं, अर्थात उसका फिर से पुनर्निर्धारण करने का अधिकार हमारे पास में रहेगा। तो रैयतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, वो उन्होंने जोर शोर से प्रचारित किया। हालांकि उनका स्वयं का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लगान की वसूली करना था किसानों से। दूसरी जो बात थी वो सरकार की लगान वसूली में वृद्धि की बात थी कि इस उद्देश्य से भी इसको लागू किया जा रहा है। तीसरी जो मैंने पहले ही बात कर चुका कि लगान वसूली से बिचौलिए की समाप्ति, क्योंकि स्कॉटिश प्रवृत्ति के अधिकारी ये मानते थे कि नॉन प्रोडक्टिव वर्ग है उसको जमीन के लगान वसूली की व्यवस्था से नहीं जोड़ा जाए। तो लगान वसूली से बिचौलिए की समाप्ति भी इस व्यवस्था को लागू करने का एक उद्देश्य था। कंपनी के अधिकारी भी इसे लागू करने के पक्ष में थे क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में इतने बड़े जमींदार उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा अधिकारियों ने इसे भारतीय परंपराओं और दशाओं के अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि भारत के रीति रिवाजों के अधीन है, जहां पर जो किसान जिस भूमि में खेती करता है उस पर एक प्रकार से उसका मालिकाना हक होता है और रैयतवाड़ी व्यवस्था इसी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल वाली व्यवस्था है
और इससे उस प्रकार से किसानों को भी खेती में उत्पादन करने के प्रोत्साहन मिलेगा और किसी भी प्रकार के विद्रोह की आशंका है वो एक प्रकार से समाप्त है, वो हो जाएगी। तो ये इन 5-6 प्रमुख उद्देश्य हैं जिनके आधार पर इस व्यवस्था को लागू करने की बात है वो कही गई। रैयतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सरकार की लगान में वृद्धि और कंपनी के अधिकारियों का रैयतवाड़ी व्यवस्था के पक्ष में जोरदार समर्थन करना और दक्षिण पश्चिमी भारत में इतने बड़े जमींदारों का नहीं मिलना कि उससे स्थायी बंदोबस्त का सेटलमेंट किया जा सके और भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों के काफ़ी अनुकूल थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। जब हम बात करते हैं कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव हुए, तो हम प्रभावों को जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 भागों में बांटते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव चूंकि भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, चाहे वो उस समय कंपनी की सरकार हो, तो उन सब का उद्देश्य ये था कि भूमि से ज़्यादा राजस्व की वसूली है वो कैसे की जाए, भूमि से ज़्यादा धन का संचय कैसे किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय ऐसे ही किया जा सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान की राशि है वो तय कर दी जाए, किसानों से ज़्यादा लगान वसूल कर लिया जाए। तो इस व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव है स्वाभाविक रूप से सरकार के पक्ष में ही होने वाला था। तो सरकार के लिए जब हम इसके सकारात्मक प्रभावों की बात करते हैं तो समय समय पर लगान का निर्धारण से सरकार की आय में निरंतर रूप से वृद्धि है उसकी आशा की गई थी और ऐसा हुआ भी। दूसरा, किसानों को जमींदारों से मुक्ति मिल गई। ये किसानों के लिए थोड़ी सी सकारात्मक बात हो सकती है, हालांकि हम मूल्यांकन करेंगे तब ये देखेंगे कि किसानों को कोई ज़्यादा राहत नहीं मिली, लेकिन ऊपरी तौर पर जब देखा जाए तो किसानों को जमींदारों से मुक्ति मिल गई, अर्थात किसान और सरकार के बीच में कोई तीसरा है वो मीडिएटर नहीं था। किसानों का सरकार से सीधा प्रत्यक्ष संबंध है वो स्थापित हो गया था इस व्यवस्था के माध्यम से। ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो कहा जा सकता है। लेकिन अब जब नकारात्मक प्रभावों की बात करें कि इस व्यवस्था की दुष्परिणाम क्या थे, तो जब इस 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया गया टॉमस मुनरो के द्वारा औपचारिक रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो उन्होंने कहा कि भूमि का एक सर्वेक्षण किया जाएगा और भूमि का सर्वेक्षण करने के आधार पर उत्पादन के आधार पर इसका मूल्य है वो निर्धारण किया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरी की पूरी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरुआत में कम से कम 1850 ईस्वी तक तो जो लगान की राशि का जो निर्धारण किया गया वो भूमि के वास्तविक उत्पादन के आधार पर तय न करके केवल भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर और वो भी अनुमान के आधार पर, यानी उत्पादन की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, सिर्फ आपको लगा कि ये 100 हेक्टेयर जमीन है और आप ब्रिटिश अधिकारियों ने ये कह दिया कि यहाँ से 500 क्विंटल गेहूं पैदा हो सकता है या 500 क्विंटल अनाज पैदा हो सकता है और इस 500 क्विंटल में से हम 60 से 70% की हिस्सेदारी की मांग कर सकते हैं। तो केवल अनुमान के आधार पर, यानी भूमि के क्षेत्रफल के केवल अनुमान के आधार पर लगान की राशि का निर्धारण किया गया, जो इस व्यवस्था की एक बड़े से इस व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रसन्न चिन्ह है। एक तरह से देखा जाए तो ये जमींदारी व्यवस्था से भी ज्यादा किसानों का शोषण करने वाली व्यवस्था थी। हालांकि इसको किसानों के हित के लिए प्रचारित और प्रसारित अवश्य किया गया था, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि इस व्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों की तो वास्तविक उत्पादन के आधार पर लगान का निर्धारण न करके सिर्फ भूमि के क्षेत्र के आधार पर लगान का निर्धारण गलत था और भूमि के क्षेत्र के आधार पर लगान का निर्धारण और वो भी अतिशय आकलन के आधार पर, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने कह दिया कि अनुमान के आधार पर इससे इतना उत्पादन हो जाएगा, जबकि उनको पिछले सालों के उत्पादन के आंकड़ों को लेना चाहिए था इस लगान निर्धारण की व्यवस्था को लागू करने से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसानों पर 60 से 70% तक लगान की राशि है वसूल की गई। जब किसान पर लगान की राशि ज़्यादा से ज़्यादा लगाई गई तो जब किसान समय पर लगान नहीं चुका सकता था तो किसान को एक अधिकार दे दिया गया था, जमीन को इसीलिए निजी संपत्ति बना दिया गया था क्योंकि परंपरागत व्यवस्था में तो जमीन को किसान बेच ही नहीं सकता था और ना कोई दूसरा खरीद सकता था। लेकिन इस ब्रिटिश भू राजस्व की व्यवस्था में जमीन को एक कमोडिटी में बना दिया गया, एक पण्य वस्तु में बना दिया गया, एक ऐसी वस्तु जिसका मार्केट में आसानी से खरीद बिक्री की जा सकती थी। और ब्रिटिश सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि अगर जमीन की बेचने का अधिकार किसान को नहीं मिलेगा या किसी भी जमींदार को नहीं मिलेगा तो वो अपने लगान की राशि चुकाने में आनाकानी कर सकता है। और अगर किसान ने लगान की राशि चुकाने में आनाकानी की तो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि उसकी जमीन को बेच करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे करके उससे लगान की राशि वो वसूल कर ली जाए। तो जब किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे तो किसानों ने क्योंकि यानी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी कारणों से या आर्थिक कारणों से उनकी जब भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती थी और उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं होता था, लेकिन लगान की राशि फिक्स थी और सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अत्याचार करते थे किसानों पर लगान की राशि वसूल करने में। तो साहूकार और महाजनों को से जाकर के उन्होंने ऋण लिया साहूकार और महाजनों ने, क्योंकि गरीब किसान थे, अनपढ़ थे ज़्यादातर लोग, और उनसे एक खाते लिखवा लिए
और उस खाते के बाद में कुछ समय के बाद में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज वसूल किया गया। जब किसान उस राशि को नहीं चुका पाए तो इन साहूकार और महाजनों का कृषि के कार्य में हस्तक्षेप बढ़ गया, अर्थात उन्होंने उनकी जमीनों को खरीद लिया। तो इस प्रकार से किसान, वास्तविक किसान धीरे धीरे जमीन से बेदखल होने लगे। और वहाँ भी क्या था कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार को बेदखली का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर साहूकार और महाजन है, उस रैयतवाड़ी व्यवस्था में उन्होंने सबसे ज़्यादा किसानों का शोषण किया, किसानों से ज़्यादा ब्याज पर उनको ऋण उधार दिया, और किसान स्वाभाविक था कि इतनी ब्याज की राशि पर लिए गए धन को चुका नहीं सकते थे, क्योंकि जब वो लगान की राशि नहीं चुका पाते तो एक बार जब साहूकार महाजन के चंगल में फंस गए, और साहूकार और महाजन वो बड़े चतुर थे, उन्होंने किसानों की गरीबी का, उनके नहीं पढ़े लिखे होने का और कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठा करके उनकी बहुत सारी जमीनें उनको हस्तगत कर लिया। इस व्यवस्था का एक और दुष्परिणाम था कि सरकार के अधिकारी और कर्मचारी किसानों का बहुत उत्पीड़न करते थे, बहुत शोषण करते थे। अगर किसान के लगान देने की राशि में एक दिन की भी देरी होती तो उसको कोड़ों से पिटाई करते थे, अमानुषिक यातनाएं देते थे, उसके घर में तोड़ फोड़ करते थे, उसके बीवी बच्चों को बंधक बना लेते थे। तो इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा शोषण और उत्पीड़न हुआ वो किसानों का। ब्रिटिश सरकार को हर हालत में लगान की वसूली समय पर चाहिए थी, क्योंकि वो लगान की वसूली से कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं थी। तो ये इस व्यवस्था के कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, जिसके आधार पर इस व्यवस्था को हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस व्यवस्था के समग्र मूल्यांकन थोड़ा देरी से करेंगे। हम कुछ बात कर लेते हैं कि बंबई में इस व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया गया। बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले आरंभ वहां भी पायलट फेज के रूप में गुजरात से 1803 ईस्वी में एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले कर लिया गया था, लेकिन इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से बड़े पैमाने पर, जैसा कि मैंने पहले कहा, 1822 ईस्वी में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया। क्योंकि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन एक प्रकार से थॉमस मुनरो के मित्र थे और स्कॉटिश प्रवृत्ति और स्कॉटिश सोच रखने वाले व्यक्ति थे। वो भी किसानों के साथ ही लगान वसूली की व्यवस्था का सेटलमेंट है वो करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मद्रास में जो थॉमस मुनरो ने जो व्यवस्था अपनाई थी उसको वैसे की वैसे लागू नहीं किया, क्योंकि थॉमस मुनरो ने जो मद्रास में जो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया तो वो अति आकलनों पर आधारित थे। उसमें जमीन का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, केवल जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर और अति आकलन के आधार पर लगान की राशि का निर्धारण किया गया। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने थोड़ा सा यहाँ पर प्रगतिशील कदम उठाया और मद्रास की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्टडी करके उसको बम्बई की प्रेसिडेंसियों के संदर्भ में, उसकी स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला है वो किया। और इस व्यवस्था में कुछ सुधार, इस हालांकि उसमें माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इस व्यवस्था को कुछ हद तक बम्बई मद्रास की तुलना में नरम बनाने का प्रयास किया, और बाद में जब इसमें कुछ खामी रह गई तो 1835 ईस्वी में बॉम्बे सर्विस सिस्टम के माध्यम से इसमें व्यापक सुधार है वो किए गए। बॉम्बे सर्विस सिस्टम की व्यवस्था क्या थी? बॉम्बे सर्विस सिस्टम की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि बम्बई में जो बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधित इलाकों में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी और उसमें कुछ खामियां रह गई थी। उसमें यह कहा गया था कि यहाँ भी लगान की राशि ज़्यादा है, उतना उत्पादन हो नहीं रहा है, या उसका ठीक प्रकार से ज़मीन का वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया। हालांकि पूरी रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और प्रत्येक खेत के आधार पर लगान की राशि का निर्धारण करने की बात थी, और वो भी वास्तविक उपज के आधार पर। लेकिन ना तो मद्रास में उस संदर्भ में लागू किया गया, मद्रास में भी सिर्फ भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा केवल अनुमानों के आधार पर आकलन लगा करके जमीन लगान की राशि का निर्धारण किया गया। बम्बई में थोड़े बहुत सुधार किए गए, लेकिन बम्बई में भी क्योंकि उस प्रकार का सर्वेक्षण करना उस समय की परिस्थितियों में संभव नहीं था, तो बम्बई में भी जब इस व्यवस्था का विरोध होने लगा तो बॉम्बे सर्विस सिस्टम के माध्यम से उसमें कुछ उपचार किए गए, संशोधन किए गए इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और बॉम्बे सर्विस सिस्टम को हम समझ लेते हैं। बॉम्बे सर्विस सिस्टम की जब भी बात है तो उसमें हमारे सामने ये क्लियर होना चाहिए कि बॉम्बे सर्विस सिस्टम बम्बई में प्रेसिडेंसी में जिस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था उस रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक प्रकार को उसको नरम बनाने के लिए उसके सुधार करने की एक प्रक्रिया थी, जिसको बॉम्बे सर्विस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे सर्विस सिस्टम को दो अधिकारियों जी विंगेट और H.E. गोल्डस्मिथ ने तैयार किया। यह एक प्रकार का व्यवहारिक बंदोबस्त था रैयतवाड़ी के लिए। इसमें क्या था कि 30 साल के लिए बंदोबस्त है उसको लागू किया जाना था, और उसमें यह था कि जमीन के उत्पादन के मूल्य के आधार पर लगान की राशि का निर्धारण है वो किया जाएगा। 1836 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया गया और 1847 ईस्वी तक दक्कन के अधिकांश भाग में, मैं कह रहा हूं कि दक्षिण में तो मद्रास प्रेसिडेंसी का कार्य क्षेत्र था और दक्कन के अधिकांश भाग में
1847 ईस्वी में इसमें बॉम्बे सर्विस सिस्टम के आधार पर जो व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के फॉर्मेट के रूप में जारी की गई थी, उस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसमें थोड़े नरम उपाय अपनाए गए थे। किसानों का उस बेरहमी से उनको उत्पीड़न नहीं किया जा सकता था, थोड़ा बहुत। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी इस नीति का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बॉम्बे सर्विस सिस्टम के माध्यम से एक प्रयास किया गया इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को कुछ नरमी दिखाने का, इसमें कुछ उपचारात्मक सुधार करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में अति आकलनों पर आधारित वो व्यवस्था थी और वहाँ पर कंपनी के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो किसानों से लगान के वसूल करने में बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। जब लगातार किसानों के शोषण और उत्पीड़न की शिकायतें आने लगी, किसानों ने खेती करना बंद कर दिया, किसानों ने अपनी खड़ी फसलों में आग लगा दी, तो कृषि की उत्पादकता प्रभावित हुई। तो लंदन में बैठे हुए कंपनी के अधिकारी और उस समय की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने भी उन्होंने सोचा कि जब रैयतवाड़ी व्यवस्था इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था है, इससे लगान की राशि में ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो रही है, लेकिन इसे दीर्घकाल तक हम जब तक जारी नहीं रख सकते जब तक कि किसानों की उत्पादकता से नहीं जोड़ते। और किसानों ने उत्पादन में रुचि लेना एक प्रकार से बंद कर दिया था। और जितने भी ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी जो कि किसानों से सीधी लगान की वसूली करते थे, उन्होंने बहुत निर्दयपूर्ण तरीका है वो अख्तियार किया और उस नीति पर चले जहाँ पर किसानों का एक प्रकार से कृषि से मोह भंग होने लगा। कृषि से जब उनका मोह भंग होने लग गया तो तरह तरह की शिकायतें उन्होंने राजस्व बोर्ड के समक्ष की और बाद में इसका संज्ञान लेते हुए मद्रास यातना आयोग के नाम से एक कमीशन है वो गठित किया गया। और उस कमीशन को इस मामले की जांच करना था कि ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा किसानों से जो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन जो वसूली की जा रही है, उसमें जो उनके जो किसानों के लगाए गए आरोप है कि वास्तव में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके बीवी बच्चों को बंधक बनाया जा रहा है, किसान किन कारणों से खेती से विमुख होते जा रहे हैं, इसकी व्यापक पड़ताल करने का जिम्मा है वो मद्रास यात्रा आयोग को दिया गया। मद्रास यात्रा आयोग ने जब व्यापक जांच की इस मुद्दे की कि किसानों का उत्पीड़न वास्तव में हो रहा है, किसानों से ज़्यादा लगान वसूल किया जा रहा है, किसान खेती से विमुख हो रहे हैं, तो उन्होंने सारे आरोपों को काफ़ी हद तक सही पाया और उसने उस व्यवस्था को बाद में सुधार करने के लिए एक व्यापक सुझाव दिए। मद्रास यात्रा आयोग ने कहा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो सुधार जो आगे से जो लगान की वसूली होगी उसमें यह किया जाएगा, सबसे पहले भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा और उपज के मूल्य के आधार पर लगान वसूली की बात कही गई। जो पहले शुरुआत में जब लागू की गई थी 1820 में यह व्यवस्था, तो केवल खेत के क्षेत्रफल के आधार पर और खेत के क्षेत्रफल के आधार पर वो भी ब्रिटिश अधिकारियों के अति आकलनों के आधार पर लगान की राशि का निर्धारण किया गया था। उससे अब बचने की बात है वो कही गई थी और कहा गया था कि पहले तो खेती का एक साइंटिफिक सर्वे होगा और साइंटिफिक सर्वे के बाद में उपज के मूल्य का आधा भाग ही लगान की राशि के रूप में वसूल किया जाएगा। 1864 ईस्वी में इस व्यवस्था को लागू किया गया जिसकी अनुशंसा मद्रास यातना आयोग ने की थी। 30 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया और लगान की राशि 50% निर्धारित की गई, जो कभी 60 से 70% थी। एक तो लगान की राशि थोड़ी उसमें रियायत दी गई और उपज के मूल्य का आधा भाग ही है वो लगान की वसूली के रूप में किया जा सकता था। इससे ये हुआ कि खेतीहर जो किसानी में खेती के कार्यों में समृद्धि आई और एक प्रकार से किसानों ने वापस से खेती की ओर रुख करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात खेती की उत्पादकता में सुधार है वो हुआ। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के कुछ प्रारंभिक प्रकल्प है जिनकी हमने बात की। अब हमारे लिए जानना और समझना ये आवश्यक है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को अगर हम समग्र मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो वो क्या थी। जैसा कि हमने व्यापक चर्चा की है कि ब्रिटिश सरकार के लिए उपयोगी थी। ब्रिटिश सरकार का ये मतलब था कि कोई सा भी सेटलमेंट लागू किया जाए, बस उसको समय समय पर लगान के माध्यम से ज़्यादा राजस्व मिलते रहना चाहिए, ताकि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो धन की डिमांड हो गई है, उस धन के रूप में उस राशि को, भारत में मिली हुई लगान की राशि को निवेशित किया जा सके। लेकिन इस व्यवस्था में किसानों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। किसानों से ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारियों ने जब लगान वसूल किया तो बड़ी निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया और किसानों का इसलिए भी उत्पीड़न हुआ क्योंकि प्रारंभ में जितना भी फसल के मूल्य को नहीं आधार माना गया, केवल खेती का क्षेत्रफल देख लिया ब्रिटिश अधिकारियों ने, जाकर के कह दिया कि ये 100 हेक्टेयर की ज़मीन है और इससे 500 क्विंटल चावल पैदा होगा और उसमें 70% 80% इससे कि आप मांग कर रहे हो। तो किसानों का क्योंकि उतना उत्पादन होता भी नहीं था, कई बार तो ये होता था कि किसान का, मान लो कि उस ज़मीन से किसी किसान की ज़मीन है और उस पर 100 कुंटल ही अनाज पैदा हो रहा है और ब्रिटिश सरकार की मांग लगान के रूप में 150 कुंटल की होती थी। बेचारा 50 कुंटल कहाँ से देगा उस 50, लेकिन उसको देना था
क्योंकि नहीं तो उसके बीवी बच्चों को इतना उत्पीड़न करते थे ब्रिटिश अधिकारी और कर्मचारी। और जब भी किसी व्यक्ति के बीवी बच्चों पर कोई उत्पीड़न किया जाता है तो व्यक्ति उन चीज़ों के सामने झुक जाता है। ये किसान भाग करके उस अतिरिक्त लगान की राशि का चुकाने के लिए साहूकार और महाजनों के पास गए। ये एक प्रकार से वह था कि वापिस एक भेड़िए के मुंह में जाकर के प्रवेश करना। अब वहां पर उन साहूकार और महाजनों ने उनको राशि देने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है राशि देंगे, लेकिन आप एक बार ये एग्रीमेंट कर लीजिए। और जो राशि दी उन्होंने धन की, वो बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज की कीमतों पर दी। ब्याज की कीमतों पर दी तो साहूकार और महाजनों ने कहा कि भैया देख लीजिए कि हम जो ये राशि दे रहे हैं, अगर आपने इसके समय पर अदायगी नहीं की, इसका इंटरेस्ट नहीं चुकाया, तो ज़मीन है हम उसको गिरवी रख लेंगे, ज़मीन को नीलाम कर देंगे। और साहूकार और महाजनों ने भी यहाँ पर एक उत्पीड़न और जो शोषण है वो किसानों का किया। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की ज़मीन है उनको गलत तरीके से ब्याज की राशि बढ़ा करके, किसानों को डरा धमका करके, कानूनी मामलों में उलझा करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा राशि है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है, उसको अपने अधिकार में कर लिया। तो किसानों का जब अत्यधिक उत्पीड़न हुआ, कृषि उत्पादकता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। तो किसान को लगा कि यार ऐसी खेती करने से क्या फ़ायदा कि जिसमें रात दिन मेहनत करने के बाद में भी हम कुछ, यानी मेरे पास तो कुछ बच ही नहीं रहा, और रात दिन मेहनत करने के बाद में मेरे तो खेती में इतना उत्पादन भी नहीं होता, उससे ज़्यादा तो मुझे लगान देना पड़ रहा है। इससे बढ़िया मैं खेती का कार्य करना ही छोड़ दूं। तो कृषि उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। बाद में मद्रास यात्रा आयोग की रिपोर्ट से कुछ संशोधन किए और बाद में किसानों ने कुछ हद तक खेती की तरफ रुख किया, लेकिन फिर भी लगान की राशि है वो काफ़ी थी। परंपरागत भू कुलीनों का, जैसा कि ये कहा गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में उनका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मद्रास में परंपरागत भू कुलीन देखें तो वो आते हैं ताल्लुकदारों के रूप में। ताल्लुकदारों को अब उनसे लगान वसूली नहीं करवाई जाती थी, लेकिन उन भू कुलीनों का अस्तित्व बना रहा। और कुछ जगह तो ये देखा गया कि ब्रिटिश सरकार ने इन ताल्लुकदारों को लगान वसूली का जिम्मा दे दिया, तो परंपरागत भू कुलीनों का अस्तित्व बना रहा। और कुछ इलाकों में तो इन ताल्लुकदारों को पुलिस का काम दे दिया, लगान वसूली का काम भी दे दिया, पुलिस का काम भी दे दिया, और इन्होंने भी किसानों का एक तरह से शोषण किया। तो जिस बिचौलिए वर्ग की समाप्ति की कल्पना की जा रही थी वो भी, उसका भी पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हुआ। भू कुलीनों का अस्तित्व बना रहा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए पुलिस का काम किया, ब्रिटिश सरकार के लिए कुछ इलाकों में लगान वसूली का काम किया। भू कुलीनों का अस्तित्व है वो ताल्लुकदारों के रूप में बना रहता है, मिरासदारों के रूप में उनका अस्तित्व है वो बना रहता है। और निरंतर इससे क्या हुआ कि किसान की खेती करने के बाद में भी उसके पास कुछ नहीं बचता था, तो किसान की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो प्रभावित हुई। परचेजिंग कैपेसिटी भी, तो इससे अकाल पड़े। अकाल के समय किसान के पास खरीदने के लिए, अपनी दशा सुधारने के लिए, उस अकाल की स्थिति से उभरने के लिए खरीदने के लिए पास मनी नहीं रहती थी, क्योंकि सारे ईयर मेहनत करने के बाद में भी बेचारे को पूरे की पूरी जो उत्पादनता है वो लगान के रूप में चुका दी जाती, और उससे भी पार नहीं पड़ती थी, साहूकार महाजन से उसको ऋण लेना पड़ता था। तो अकालों की श्रृंखला में निरंतर वृद्धि हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जमीन को इस व्यवस्था में जब एक प्रकार से निजी वस्तु बना दिया जाता है तो कोई भी किसी को बेच सकता था। तो गांव की जो सामूहिक जीवन परंपरा थी, सामूहिकता की जो भावना थी, उसका अंत हो जाता है। अब व्यक्ति का किसी से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो शुद्ध एक प्रकार से, क्योंकि वो उसको समय पर लगान चुकाने की परवाह थी और वो जमीन किसी को भी बेच सकता था, ऐसे व्यक्ति को भी जिसका भी खेती से कोई संपर्क नहीं हो। जब इन नॉन जो फार्मिंग कल्चर से जुड़े हुए लोगों का जब खेती में प्रवेश हुआ तो गांवों के सामूहिक जीवन है उसका अंत हो गया। अगर हम देखे जाए कि ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और सिंध के हिस्सों में यह व्यवस्था है वो लागू की गई थी। लेकिन इस व्यवस्था में अगर देखा जाए तो जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में यहाँ पर जमींदार रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन एक बड़े जमींदार, एक दानवाकार जमींदार के रूप में ब्रिटिश सरकार है वो जमींदारों का स्थान ग्रहण कर लेती है। बेचारे किसान का तो शोषण होना था। और लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश सरकार ने बड़ी चालाकी से काम किया। ब्रिटिश सरकार ने जमीन को खरीदने और बेचने की वस्तु बना दिया और किसानों से ये कह दिया कि आप अगर समय पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप आपकी ज़मीन को बेच सकते हैं। साहूकार और महाजन है, किसानों का बेचाराओं का ज़मीन से बड़ा लगाव होता था और अंतिम समय तक भी ज़मीन से चिपके रहना चाहते थे, भले ही उससे उत्पादन नहीं हो रहा हो, भले ही उनसे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा हो, लेकिन लगान की राशि कर्ज लेकर के भी वो चुकाते थे। साहूकार और महाजनों ने उसका उत्पीड़न किया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित जितने भी किसान आंदोलन को हम पढ़ेंगे, जब मद्रास में कोई किसान आंदोलन हुआ या बम्बई प्रेसिडेंसी से संबंधित इलाकों में कोई किसान आंदोलन हुआ, तो हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर किसानों का जो रोष है वो सिर्फ साहूकार और महाजनों के खिलाफ प्रकट हुआ और उन्होंने कहीं भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दी,
क्योंकि जबकि इस व्यवस्था की मूल जन्मदाता ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार के प्रेशर के कारण से ही किसानों का उत्पीड़न शोषण होता था। लेकिन किसानों को तो क्या लगता था कि साहूकार और महाजन हैं, उन्होंने हमारी ज़मीन गिरवी पे रख ली, ज़्यादा इंटरेस्ट पे वो दे रहे हैं। और जब भी हम किसान आंदोलनों को पढ़ेंगे तो सीधा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के इलाकों में जो किसानों का रोष, किसानों का आक्रोश जो प्रकट हुआ वो साहूकार और महाजनों के खिलाफ हुआ। इसलिए दक्कन का जब उपद्रव हुआ 1875 ईस्वी में, तो लोग कहते हैं कि हम तो ब्रिटेन की महारानी के तो रैयत बनेंगे, लेकिन इन साहूकार और महाजनों को प्रवेश नहीं करेंगे। अरे भाई, किसानों को यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो बड़ी कूटनीति से काम कर रही थी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में। वो कहीं भी सामने ये नहीं दिखानी चाहती थी कि वास्तविक शोषण के पीछे मैं हूँ। ये बेचारे साहूकार और महाजन तो इस व्यवस्था के एक अंग हैं जिनको मैंने खड़ा किया है। और इसी प्रकार से जब हम स्थायी बंदोबस्त वाले सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ भी ये देखेंगे कि किसानों ने अपना टारगेट किसको किया जब किसान आंदोलन हुए? जमींदारों को। लेकिन जमींदारों पे प्रेशर किसका पड़ रहा था? ब्रिटिश सरकार का। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार को किसानों ने कभी सीधी चुनौती नहीं दी। रैयतवाड़ी इलाकों में भी सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा प्रकट नहीं होता। यहाँ पर साहूकार और महाजनों के खिलाफ होता है। स्थायी बंदोबस्त वाले इलाकों में जो किसानों का गुस्सा प्रकट होता है वो जमींदारों के खिलाफ है, वो प्रकट होता है। तो हमें इस ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के वास्तविक चरित्र को समझने की आवश्यकता है। ये हर के पीछे है ब्रिटिश सरकार का शोषणकारी चरित्र। वो पूरी तरह से भारत को ब्रिटिश सरकार का एक आर्थिक उपनिवेश बनाने पर तुली हुई थी और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को एक तरह से सींचा गया। उसको जो उसमें जो खाद और पानी डालने का काम किया वो भारत में लगान के रूप में जो वसूल की गई राशि ने किया। और ब्रिटिश सरकार इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने भारत की परंपरागत लैंड टेन्यूर सिस्टम में सेंध लगाते हुए जमीन को एक कमोडिटी का भी दर्जा है उसने दे दिया। तो यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा उत्पीड़न और शोषण होता है विभिन्न रूपों में, भले ही उसके स्वरूप अलग थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लगान की वसूली करनी थी और उसने इसी संदर्भ में काम किया। और उसने जब मजबूरी में जब उसको कोई सुधार के कानून लाने पड़े तो वो भी केवल पूरी तरह से लागू नहीं किए गए, उनको सिर्फ वो रखा गया। और जिन इलाकों में उसने ये दावा किया था कि रैयतों की सुरक्षा के लिए हम बड़े बड़े भूकुलीनों को समाप्त कर देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन भूकुलीनों को भी बनाए रखा और उनको पुलिसिंग के कार्य दे दिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की एक मुखबरी करने का काम दे दिया। तो यहाँ पर चाहे बंबई में हम देखें कि पाटिल, देशमुख है, गुजरात में जो बर्गदार नाम के जो भूकुलीन वर्ग है उनका अस्तित्व बना रहता है। उनको ब्रिटिश सरकार ने अपने भू राजस्व वसूली के लिए भी इस्तेमाल किया, उनको पुलिसिंग का कार्य दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। तो एक प्रकार से भूकुलीनों को भी बनाए रखते हैं और रैयतों को भी वो लगातार एक तरह से भ्रम में डाल करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान की राशि है वो वसूल करते रहते हैं। इसका पूरा का पूरा जो चरित्र था वो यही था कि ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा लगान की राशि है वो प्राप्त होती रही और ब्रिटेन ने भारत को एक प्रकार से पूरी तरह से आर्थिक उपनिवेश में तब्दील कर लिया था। और भारत से इस अथाह धन का जो दोहन करके उसका लगातार है वो इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था। इसे हम बाद में एक अलग व्याख्यान में भारत से धन के दोहन, धन के निष्कासन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो ये व्याख्यान है पूरी तरह से इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अलग अलग पहलू पर केंद्रित था। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले सेटलमेंट किसके साथ किया गया, यहाँ से हो सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किसके द्वारा कब लागू किया गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था को औपचारिक रूप से बड़े पैमाने पर किसके द्वारा लागू किया गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू किया गया, ब्रिटिश शासित क्षेत्र के यानी 1928-29 में जब बात करें तो कितने % इलाके पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, कौन सी जो सेटलमेंट की जो व्यवस्था वो सबसे ज़्यादा इलाके पर लागू थी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लागू थी, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी। मद्रास यातना आयोग का संबंध किससे है। इसके अलावा हम कहें कि 1835 ईस्वी का बॉम्बे सर्विस सिस्टम किन 2 ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित जो इलाकों में जब भी किसान आंदोलन हुए तो उन्होंने किसको अपना शत्रु माना, साहूकार और महाजनों का यहाँ पर क्या रोल रहता है, गाँव का परंपरागत सामूहिक जीवन का अंत है वो कैसे होता है, और किसान है वो किस प्रकार से कृषि से उनका मोह भंग होता है। तो इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो मुझे विश्वास है कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुना है तो आपको किसी भी प्रकार का रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। चाहे वो रैयतवाड़ी व्यवस्था किन सिद्धांतों से प्रेरित होकर के लागू की गई, थॉमस मुनरो और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में जोरदार पैरवी क्यों की, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कौन से दोस्त थे जिन्होंने इस व्यवस्था को एक वैधता प्रदान की, इससे संबंधित कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, ना आपको किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ आज का हमारा जो ये व्याख्यान है
यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हम एक नए व्याख्यान के साथ है जिसमें हम इस ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की तीसरे सेटलमेंट यानी मेलवाड़ी व्यवस्था पर बात करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की भूमि राजस्व व्यवस्था के यानी भू राजस्व नीति का ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी व्यापक मूल्यांकन अगले व्याख्यान में करेंगे। इसी के साथ आज का ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। पूरे व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सभी से गुजारिश, अगर ये व्याख्यान आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। और मेरे YouTube चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।